प्यारे विद्यार्थियों, इस सेशन के अंतर्गत हम अध्याय 2 के भाग 12 में प्रश्न संख्या 15 से लेकर 19 तक चर्चा करने वाले हैं। शुरुआत करते हैं। प्रश्न संख्या 15। सूरजमुखी और गुलाब ने 1 अप्रैल 2014 को क्रमशः 2,50,000 और 1,50,000 रुपए के साथ व्यवसाय शुरू किया। देखिए, 1 अप्रैल और ऊपर से लिख दिया व्यवसाय प्रारंभ किया, यानी कि यह प्रारंभिक पूंजी है, ओपनिंग कैपिटल। फिर लिखा गया है 1 अक्टूबर 2015 को उन्होंने तय किया कि दोनों की पूंजी 2 लाख रुपए प्रत्येक होनी चाहिए। कब डिसाइड किया गया? 1 अक्टूबर 2015 को, यानी अक्टूबर 1 से पहले पूंजी थी इनकी 2,50,000 और 1,50,000 और 1 अक्टूबर से इनकी जो पूंजी होनी है वो प्रत्येक साझेदार की, यानी कि सूरजमुखी की भी 2 लाख और गुलाब की भी 2 लाख होनी चाहिए। पूंजी सन्निवेश और रोकड़ आहरण के द्वारा उचित समायोजन किए गए। अगर पूंजी ज़्यादा है जैसे कि सूरजमुखी की, तो इसने 50,000 रुपये हटा लिए, और गुलाब की 1,50,000 है तो 2 लाख रुपए के लिए ये अतिरिक्त पूंजी लेकर के आए हैं। उचित समायोजन किए गए। पूंजी पर 10% की दर से ब्याज अनुमत है। कितना ज्ञात करना है ब्याज? 10%। 31 मार्च 2015 को पूंजी पर ब्याज की गणना करनी है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना निकल करके आएगा? तो देखिए, 2,50,000 और 1,50,000 जो थी इनकी प्रारंभिक पूंजी थी। क्या नाम है? सूरजमुखी। इनकी जो पूंजी थी प्रारंभ में वो थी 2,50,000। 10% की दर से 10/100 और 6 महीने का निकालना है, इसलिए 6/12। 6 महीने के लिए क्यों निकाला गया है? क्योंकि 1 अक्टूबर तक, 1 अक्टूबर के बाद में इनकी जो पूंजी होनी है वो कितना है? 2 लाख रुपए, यानी कि ये 1 अप्रैल से लेकर के कब तक की है? 30 सितंबर तक। और इसके पश्चात यानी कि 1 अक्टूबर से लगाकर 31 मार्च तक ये पूंजी कह रहे हैं 2 लाख होना चाहिए। तो 2 लाख का 10% गुणा 6/12। प्रारंभिक पूंजी जो इनकी थी 2,50,000, पूरे वर्ष का लगाते तो 10% से आता आपका 25,000, लेकिन 6 महीने का आ जाएगा 12,500, क्योंकि 6 महीने पश्चात पूंजी सिर्फ 2 लाख रुपए है और 2 लाख का 10% 20,000, 6 महीने के हिसाब से आ जाएगा 10,000, और इनकी पूंजी पर जो ब्याज है वो आएगा 22,500 रुपए। ये सूरजमुखी का। अब बात करते हैं गुलाब के संदर्भ में। तो देखिए, गुलाब की पूंजी कितना थी? गुलाब की पहले जो पूंजी थी प्रारंभ में वो थी 1,50,000, और इनकी पूंजी भी 1 अक्टूबर के बाद में कितनी होनी चाहिए? 2 लाख रुपए, जैसा कि प्रश्न में कहा गया है। हम क्या करेंगे? 1,50,000 पर तो 6 महीने के लिए ब्याज निकालेंगे और शेष 6 महीने पर 2 लाख का ब्याज ज्ञात किया जाएगा। कैसे? 1 अप्रैल से 30 सितंबर यहां तक के लिए तो ब्याज लगेगा 1,50,000। दर जो दी गई है 10%, और 6 महीने के लिए 6/12, यानी कि 7,500। और अब 1 अक्टूबर के पश्चात 31 मार्च तक जो है वो आपकी पूंजी कितनी हो गई? 2 लाख रुपए। दर आ गई 10%, 6/12 से ये जो आ जाएगा आपका 10,000, यानी इनकी पूंजी पर ब्याज कितना आएगा? 17,500। अगर आपसे सूरजमुखी की पूंजी पर ब्याज पूछा गया है 22,500, गुलाब की पूंजी पर ब्याज पूछा जाए 17,500, और गुणनफल विधि से भी कर सकते हैं। सीधा तरीका है, जितनी पूंजी जितने समय के लिए है
1 अक्टूबर को चेंजेस आए हैं तो 6 महीने तक तो प्रारंभिक पूंजी पर लगा दिया, 6 महीने बाद पूंजी जो 2 लाख है उस पर हम ब्याज की गणना कर लेंगे। चले अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न इस प्रकार, 31 मार्च 2016 को पुस्तकें बंद करने पर या बंद होने के पश्चात माउंटेन हिल और रॉक की पुस्तकें क्रमशः 4 लाख, 3 लाख और 2 लाख रुपए पर थी। 31 मार्च लेखा पुस्तकें बंद करने के पश्चात यानी कि क्लोजिंग शेष दिया गया है। तदंतर यह पाया गया कि पूंजी पर 10% की दर से ब्याज का विलोपन है, यानी कि ब्याज लगाना भूल गए। विलोपन यानी ब्याज नहीं लगाए। या ऐसा कहें कि लगाना भूल गए। अब आगे लिखा है, तथा साझेदारों के आहरण माउंटेन के 20,000, हिल के 15,000 और रॉक के 10,000 थे। पूंजी पर ब्याज की गणना कीजिए। देखिए, अगर वर्ष के दौरान ना तो पूंजी लगाई गई है ना ही पूंजी हटाई गई है तो ब्याज की गणना हमेशा प्रारंभिक पूंजी पर की जाएगी, ओपनिंग कैपिटल पर की जाएगी। और अगर प्रश्न में ओपनिंग कैपिटल नहीं दिया गया है तो हम उसकी गणना करेंगे, जैसा कि इस प्रश्न में 31 मार्च यानी क्लोजिंग कैपिटल दी गई है। इसके अंतर्गत जो है आपका एक तो लाभ जो है 150 का वो डिस्ट्रीब्यूट हो रखा है। इस लाभ की राशि को हम क्या करेंगे, लेस करेंगे। और जो ड्राइंग्स है, ड्राइंग्स क्या करते हैं, पूंजी को कम कर देते हैं। तो जो कम हो रखी है उसे वापस बढ़ाएंगे। किस प्रकार, देखिए, इसके बारे में हमने पहले भी चर्चा की थी। यदि वर्ष के दौरान ना तो पूंजी लगाई गई है ना ही पूंजी हटाई गई है, तो ब्याज की गणना किस पर की जाएगी, प्रारंभिक पूंजी पर की जाएगी। किस पर करना है ब्याज की गणना, प्रारंभिक पूंजी पर किया जाएगा। यहां क्या दी गई है आपको, अंतिम पूंजी 4 लाख, 3 लाख, 2 लाख, इसे प्रारंभिक में कन्वर्ट करेंगे। तो सबसे पहले तो हम ले लेते हैं क्लोजिंग कैपिटल। ये हमें दे रखी है 4 लाख रुपए, 3 लाख रुपए और 2 लाख रुपए। अब क्या किया गया है, इसमें आहरण जो है, ड्राइंग्स जो है वो घटाया गया है। प्रारंभिक पूंजी में आहरण घटाया जाए तब क्लोजिंग कैपिटल आता है। हमें क्लोजिंग कैपिटल दिया गया है, आहरण को क्या कर देंगे, वापस जोड़ देंगे। कितना दिया गया है आहरण, 20, 15 और 10,000, इन्हें जोड़ दीजिए। और ये अमाउंट आ जाएगी आपकी 4,20,000, 3,15,000 और 2,10,000। इसके अतिरिक्त क्या दिया गया है, लाभ जो दिया गया है 1,40,000। और प्रश्न में जब भी लाभ विभाजन अनुपात नहीं हो, मान करके चलिएगा लाभ जो है बराबर अनुपात में विभाजित किया गया है, तो प्रत्येक को प्रॉफिट कितना गया है, 50,000। सूचना के अभाव में लाभ हानि विभाजन अनुपात
कौन सा होता है, बराबर होता है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। तो ये प्रॉफिट जो है आपका क्लोजिंग जो कैपिटल है, जो अंतिम पूंजी उसमें जोड़ा गया है, उसे वापस घटाएंगे। ये लीजिए 50,000, 50,000 और 50,000, इनको घटाने पर क्या आ जाएगा, प्रारंभिक पूंजी 4,20,000 में से 50,000 घटेंगे 3,70,000, 50,000 घटाए 2,65,000 और ये आ जाएगा आपका 1,60,000। ये क्या आ जाएगी, इनकी प्रारंभिक पूंजी यानी कि ओपनिंग कैपिटल। अब क्या करना है अपने को, ओपनिंग कैपिटल यानी जो प्रारंभिक पूंजी है इस पर ब्याज की गणना करेंगे। ब्याज कितना है, 10% वार्षिक। यानी फर्स्ट अगर माउंटेन के बारे में बात की जाए, माउंटेन की पूंजी है 3,70,000 और 10% से ब्याज आ जाएगा 37,000। इसके पश्चात में हिल की पूंजी जो निकाली है हमने प्रारंभिक 2,65,000 और 10% से आ जाएगा 26,500। इसी प्रकार रॉक की जो प्रारंभिक पूंजी है वो दी गई है 1,60,000, 10% की दर से आ जाएगा 16,000 यानी कि 16,000 पूंजी पर ब्याज। क्या दिया गया था इस प्रश्न में हमें, इस प्रश्न में दिया गया था क्लोजिंग कैपिटल अंतिम पूंजी और आहरण और लाभ दिया गया था। यानी आहरण जो घटाया हुआ है वापस जोड़ दिया, लाभ जो जोड़ा हुआ है वापस घटा दिया। और इस प्रकार क्या ज्ञात कर लिया हमने, प्रारंभिक पूंजी ओपनिंग कैपिटल जिस पर 10% की दर से ब्याज की गणना कर ली गई है। अब देखिए अगला प्रश्न क्या कहता है। नीलकांत और महादेव का जो तुलन पत्र है, जो बैलेंस शीट है, 31 मार्च 2016 को निम्नलिखित शेष निष्कर्ष बताता है। क्या बता रहा है, नीलकांत की पूंजी 10 लाख, महादेव की पूंजी 10 लाख। नीलकांत का चालू खाता, महादेव का चालू खाता 1 लाख रुपए और जो लाभ हानि नियोजन है वो दिया गया है आपको ₹8 लाख यानी कि 8 लाख संपत्तियां दी गई है 30 लाख रुपए की। ये सूचना आपको प्रश्न में ऑलरेडी दी गई है। कब की दी गई है, 31 मार्च 2016 यानी कि वर्ष के अंत में। अब ध्यान से देखिए क्या लिखा है, वर्ष के दौरान महादेव का जो आहरण है वो 30,000 रुपए, वर्ष 2016 के दौरान जो लाभ है वो 10 लाख रुपए, वर्ष के अंत में 31 मार्च 2016 को पूंजी पर ब्याज 5% प्रति वर्ष की दर से गणना कीजिए। देखिए अब यहां मैं आपको एक बात स्पष्ट कर देता हूं, अगर वर्ष के दौरान ना तो पूंजी लगाई गई है ना ही पूंजी हटाई गई है तो ब्याज की गणना किस पर की जाएगी, प्रारंभिक पूंजी पर। यहां क्या दिया गया है, 31 मार्च, यानी ये जो पूंजी है ये कौन सी है, ये क्लोजिंग कैपिटल है, अंतिम पूंजी। तो क्या ब्याज क्लोजिंग कैपिटल पर लगा दें, बिल्कुल भी नहीं। ब्याज हमेशा प्रारंभिक पूंजी पर लगाया जाएगा, ओपनिंग कैपिटल पर। तो अब ओपनिंग कैपिटल कहां से ज्ञात करें, क्या आहरण और लाभ का समायोजन जैसा कि पिछले प्रश्न में किया गया था यहां भी करेंगे, बिल्कुल भी नहीं। कारण क्या है, देखिए यहां पर करंट अकाउंट है, चालू खाते, इसका मतलब क्या है, कौन सी विधि अप्लाई हो रही है, स्थिर पूंजी विधि। और स्थिर पूंजी विधि में केवल और केवल पूंजी लगाई जाए या पूंजी हटाई जाए तभी पूंजी खाते का शेष चेंज होता है, अन्यथा नहीं। क्या ऐसा कहे, आहरण और जो लाभ की राशि है वो करंट अकाउंट में जा रही है, कैपिटल अकाउंट में हस्तांतरित नहीं हो रही। तो जब कैपिटल अकाउंट में कोई समायोजन ही नहीं है, क्योंकि प्रश्न में ना तो पूंजी लगाई है ना ही पूंजी हटाई है, तो जो पूंजी का अंतिम शेष है वही प्रारंभिक शेष होना है। यानी ब्याज 10 लाख का 5% 50,000 लगाया जाएगा। किस प्रकार, देखिए प्रश्न काफी सीधा सा है। चूंकि प्रश्न में
चालू खातों का शेष दिया गया है, अतः खाते स्थिर पूंजी विधि से रखे जाते हैं। तो क्या फर्क पड़ता है स्थिर पूंजी विधि से रखते हो? तो सभी समायोजन कैपिटल अकाउंट के स्थान पर करंट अकाउंट में होता है, कैपिटल का शेष परिवर्तित नहीं होता है। अतः पूंजी खाते का शेष आहरण व लाभों से प्रभावित नहीं होता है तथा प्रश्न में ना तो पूंजी लगाई गई है ना ही पूंजी हटाई गई है। अतः ब्याज की गणना प्रारंभिक पूंजी पर की जाएगी तथा कोई समायोजन पूंजी खाते में नहीं होने के कारण पूंजी का अंतिम शेष ही प्रारंभिक शेष है। ये भाव समझ में आना जरूरी है। प्रश्न में आपको सूचना दे रखी है 31 मार्च 2016 की, और जैसे ही प्रश्न में करंट अकाउंट लिखा हुआ आया, चालू खाते लिखे हुए, हमें समझ में आ गया ये स्थिर पूंजी विधि है। और स्थिर पूंजी विधि में जब तक पूंजी लगाई ना जाए और हटाई ना जाए, पूंजी खाते का शेष नहीं बदलता। जो अंतिम शेष है वही प्रारंभिक शेष होगा। ये आहरण और लाभ जो है इसे प्रभावित नहीं करेंगे। तो ब्याज कितना आ जाएगा? 10 लाख का 5% हम निकाल लेंगे। ये नीलकांत का पूंजी 10 लाख और इसका 5% से आ जाएगा 50,000। और महादेव का जो पूंजी है 10 लाख, इसका 5% आ जाएगा 50,000 रुपए। ये आपका आंसर आ जाएगा, क्योंकि ना तो पूंजी लगाई है ना ही हटाई है। अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है। ऋषि एक फर्म में साझेदार है। 31 मार्च 2016 को निम्नलिखित आहरण उसके दिए गए हैं। 1 मई 16 को 12,000, 31 जुलाई को 6,000, 30 सितंबर को 9,000, 30 नवंबर को 12,000, 1 जनवरी 8,000 और 31 मार्च को 7,000। आहरणों पर 9% की दर से ब्याज देय है। ब्याज की गणना कीजिए। देखिए, जब भी आहरण किया जा रहा है, राशि समान नहीं है, अतः गुणनफल विधि जो है काम में लेंगे। गुणनफल विधि कैसे? 1 मई से लेकर 31 मार्च तक जितनी अवधि होती है 12,000 से गुणा कर देंगे।
फिर 31 जुलाई से लेकर के जो 31 मार्च तक की अवधि है उसको 6000 से गुणा कर देंगे। इस प्रकार हम गुणनफल ज्ञात करेंगे। कैसे, देखिए 1 मई को 2016 को 12,000 रुपए निकाले गए, तो मई पूरा लेंगे क्योंकि 1 मई है। मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च, टोटल अपने को कितने महीने लेने हैं? 11 महीने। तो हम क्या ले लेंगे यहाँ पर, ये मंथ्स तो आ गए 11 और गुणा कितने से करेंगे? 12,000 से। इस प्रकार से जो है अपने को राशियां यहाँ पर दर्ज करनी है। कितना आ जाएगा? 1,32,000। आहरण और जिस तारीख को आहरण किया गया है उस तारीख से लेकर के लेखा वर्ष की समाप्ति तक जो अवधि है उससे गुणा करके अपने को कैलकुलेशन करना है। फिर आ जाते हैं 31 जुलाई को, तो 31 जुलाई तक अप्रैल, मई, जून और 31 जुलाई यानी 4 महीने जा चुके हैं। टोटल रहते हैं पीछे 8 महीने। तो 31 जुलाई से 31 मार्च तक 8 महीने। 6000 को क्या कर दीजिए? 8 से गुणा कर दीजिए। यह आपका आ जाएगा 48,000 यानी कि 48,000। इसके पश्चात दिया गया है 30 सितंबर, तो 30 सितंबर से 31 मार्च तक 9,000 रुपए। ये आपका 30 सितंबर से 31 मार्च तक 9,000। अवधि कितनी हुई? 6 महीने गिन लीजिए 30 सितंबर से। सितंबर जा चुका, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, टोटल 6 महीने। ये प्रोडक्ट आ जाएगा 54,000 यानी कि 54,000 रुपए। उसके पश्चात आहरण ये दिया गया है आपको 30 नवंबर को 12,000। तो 30 नवंबर से 31 मार्च तक 12,000 को गुणा करनी है। ये 30 नवंबर से गिनिए, दिसंबर क्योंकि नवंबर जा चुका, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, टोटल 4 महीने। तो क्या करना है अपने को? 12,000 को 4 से गुणा। ये आ गया 48,000। नेक्स्ट क्या दिया गया है अपने को? 1 जनवरी को 8,000। तो 1 जनवरी यानी जनवरी, फरवरी, मार्च, 3 महीने हेतु 8,000। इसको क्या कर देंगे अपन? 3 को 8,000 से गुणा कर देंगे। ये आ जाएगा 24,000 यानी कि 24,000। नेक्स्ट क्या दिया गया है? 31 मार्च को 7,000 यानी लेखा वर्ष की समाप्ति पर आहरण। तो इस पर कौन सा ब्याज लगेगा? 0। 31 मार्च से 31 मार्च कितनी अवधि हुई? 0। तो क्या कर देंगे? 0 से गुणा कर देंगे 7,000 को, ये भी 0 ही आ जाएगा। अब क्या करना है? इसकी टोटल कर लीजिए। 1,32,000 और 48,000, 81, 54, 48 और 24,000 ये जोड़ देंगे, टोटल आ जाएगा 3,06,000। अब क्या करना है? आहरण पर ब्याज की गणना, ये यहां लिखेंगे 3,06,000 और गुणा किससे की जाएगी? जो दर दी गई है। दर कितनी दी गई है प्रश्न में? 9% वार्षिक। तो ये कर देंगे अपन 9 और गुणा अपने को क्या करना है? 9% है तो बटे में 100 लगाएंगे, 12 नहीं, और 1/12। 100 क्यों लगाया गया है? क्योंकि प्रतिशत है। 1/12 क्योंकि 1 महीने का है। कितना आ जाएगा? 2,295 रुपये। ये क्या आ जाएगा आपका? आहरण पर ब्याज की गणना। अगर प्रत्येक आहरण की राशि समय और दोनों क्या है? समान नहीं है, ना तो अमाउंट जो है वो इक्वल थी ना ही समय इक्वल था। दोनों में से अगर एक भी अनइक्वल है तब भी गुणनफल विधि काम में लेना है। आहरण और बकाया अवधि से गुणा कर दोगे, जो गुणनफल आएगा दर गुणा 1/12, आंसर निकल जाएगा। चलें अगले प्रश्न पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दे रखा है। मौली और गोलू के पूंजी खाते 1 अप्रैल 2016। देखिए कभी भी 31 मार्च को शेष हो यानी वो लेखा वर्ष की समाप्ति पर है, और 1 अप्रैल को बैलेंस दिया गया है यानी वो वर्ष के प्रारंभ के शेष है। कितना है? 40 और 20,000। वे 3:2 में लाभ का विभाजन करते हैं। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2। पूंजी पर 10% की दर से ब्याज अनुमत है।
आहरणों पर 12% की दर से प्रभार अनुमत है। पूंजी पर 10, आहरण पर 12। गोलू ने 1 अगस्त 2016 को 10,000 रुपए का ऋण जो है वो फर्म को दिया। देखिए, जो फर्म को ऋण दिया जाता है, जो साझेदार का ऋण है, या तो प्रश्न में सूचना दे दे कि ब्याज की दर इतना है, नहीं तो कितना लेंगे 6% वार्षिक 6% पर एनम। वर्ष के दौरान मौली ने 1,000 रुपये प्रति माह प्रारंभ में आहरित किए। अगर महीने के प्रारंभ में आहरण किया जा रहा है तो 6.5 मंथ्स का यानी 6.5 महीने का ब्याज लगेगा। और गोलू ने प्रति माह के अंत में 1,000 का आहरण किया। इसने कब किया? प्रारंभ में। तो प्रारंभ में हो तो 6.5 महीने का और अंत में हो तो 5.5 मंथ्स का जो है ब्याज लगाया जाएगा। उपयुक्त समायोजन करने से पूर्व जो लाभ दिए गए हैं वो 20,900 है। आहरणों पर ब्याज ज्ञात कीजिए और पूंजी खाते तैयार। देखिए, आहरण पर ब्याज तो अभी ज्ञात कर लेते हैं। ये मौली, इसने 1,000 रुपये लगाए, 1,000 का आहरण प्रत्येक महीने, 1,000 रुपये प्रति माह। तो पूरा आहरण कितना हुआ? 12,000। और दर कितनी दी गई है आहरणों पर? ये दी गई है 12%। ये कुल आहरण और ये दर हो गई 12%। कितने समय का लगाना है? 1/12। कितने महीने का लगेगा? 6.5 मंथ्स का। एक नहीं, 6.5 महीने का जो है इस पर ब्याज लगाया जाएगा। तो कितना आएगा? 12 से 12 हटा देंगे। देखिए, 12 से गुणा क्यों की है, इसका रीजन क्या है? 1,000 रुपये प्रति माह आहरण। और साल में 12 महीने होते हैं तो 12 आहरण किया जाएगा। कितना आ जाएगा? 780। इसी प्रकार गोलू 1,000 रुपये आहरण प्रति माह, इसलिए 12 से गुणा करेंगे क्योंकि कुल आहरण पर ब्याज लगाया जाता है। दर दी गई है आपको 12% और एंड ऑफ द मंथ है, इसलिए 5.5 माह का ब्याज जो है वो लगाया जाएगा। कितना आ जाएगा? 660। ये तो हो गया आपका आहरण पर ब्याज। अब क्या बनाना है? पूंजी खाते। लेकिन पूंजी खाते बनाने से पहले क्या बनाना पड़ेगा? P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। P&L एप्रोप्रिएशन कैसे बनेगा? सबसे पहले तो प्रॉफिट लिखना है जो कि प्रश्न में दिया गया है, लाभ 20,950। ये लाभ जो है हम यहां पर लिख देंगे 20,950। इसके पश्चात आहरण पर ब्याज अभी हमने निकाला है 780, 660। तो कितना आ जाएगा? 1440। ये क्या आ जाएगा आपका? आहरण पर ब्याज। अन्य समायोजन क्या दिए गए हैं प्रश्न में? पूंजी पर 10% से ब्याज, प्रारंभिक पूंजी है 40,000 और 20,000। ब्याज कितना आ जाएगा? 4,000 और 2,000 रुपये ब्याज। ये हम यहां लिख देंगे। ये 40,000 का 10%, 4,000 और 20,000 का 10% यानी कि 2,000। और उसके पश्चात में क्या समायोजन दिया गया है? 1 अगस्त को गोलू ने 10,000 का ऋण दिया था, तो इस 10,000 पर ब्याज निकाल लीजिए। अगर प्रश्न में सूचना नहीं है तो ब्याज की दर 6% आएगी। और शुरुआत कब से की गई है? ऋण जो दिया गया है वो 1 अगस्त से, तो ब्याज भी 1 अगस्त से गिना जाएगा। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, टोटल 8 महीने का जो है इस पर ब्याज लगाया जाएगा। ये लीजिए 8/12, ये आ जाएगा ₹400। अब क्या करना है? इस खाते का शेष निकाल लेंगे, लाभ और हानि आ जाएगी। टोटल कर लीजिए कितना आएगा? 20 और 1 21, 22,390। ये आपकी टोटल आ गई। अब 22,390 में से 4 और 2 6,400 घटा दीजिए, कितना आएगा? 15,990।
15,990 को बांट लीजिए, जो भी इनका लाभ हानि विभाजन अनुपात है 3/5 और क्या आ जाएगा आपका 2/5। ये क्या आ जाएगा लाभ में हिस्सा कितना 9594, ये तो आ जाएगा मौली का लाभ में हिस्सा 9,594 रुपये और गोलू का आ जाएगा 6,396। जितना भी लाभ आया कितना 15,990, 22,390 में से ये आपके 6,400 घटाने पर लाभ को कौन से अनुपात में बांटा गया है 3:2। अब क्या बनाना है साझेदारों के पूंजी खाते। पूंजी खाते ये आपका इस प्रकार से बनेगा। सबसे पहला काम बैलेंस, और बैलेंस कितना दिया गया है अपने को 40,000 और गोलू से संबंधित 20,000। उसके पश्चात पूंजी पर ब्याज वो आपका था 10% से 4,000 और 2,000। फिर क्या आ गया अपना प्रॉफिट में हिस्सा, लाभों में हिस्सा कितना दे रखा था 9,594 तो मौली से संबंधित, तो 6,396 गोलू से संबंधित। और क्या आ जाएगा आहरण, आहरणों पर ब्याज, और अगर हानि हो तो आहरण कितना दिया गया है प्रश्न में, आहरण दिया गया है प्रश्न में 1,000 रुपये प्रतिमाह इनका भी और 1,000 रुपये प्रतिमाह इनका भी। चाहे प्रारंभ में हो चाहे अंत में हो, साल में कितनी बार आहरण है 12,000, तो आहरण आ जाएगा आपका 12,000 प्रत्येक का 12,000। इन पर ब्याज कितना लगाया गया था मंथ के प्रारंभ में था तो कुल आहरण पर 6.5 महीने का ब्याज, और मंथ के अंत में था तो कुल आहरणों पर 5.5 महीने का ब्याज जो है वो लगाया गया था। ये आया था 780 और 660 यानी कि 660 रुपए। अब क्या करना है इनकी टोटल लगा लेंगे। टोटल कितना आ जाएगा 53,594, 20 और 2 22 और 6 28, 396। अब क्या करना है इनमें से ये राशियां घटा ली जाएगी। 53,594 और 28, 396। 53 में से कितना घटाना है 12,780, कितना आ जाएगा 40,800, कितनी आ जाएगी 12,780 घटाओगे 40,814, और 28,396 से 12,660 घटाया जाएगा, ये आ जाएगा 15,736। ये इस प्रकार से जो है आपका करंट अकाउंट बनाया जाएगा। P&L एप्रोप्रिएशन में आहरण पर ब्याज, पूंजी पर ब्याज, साझेदार को वेतन, कमीशन, बोनस और लाभों में हिस्सा। और कैपिटल में भी गिनी चुनी मदें हैं जो P&L एप्रोप्रिएशन के डेबिट में वो क्रेडिट में आ जाएगी, और क्रेडिट वाली डेबिट में उसके अलावा केवल आहरण आता है और शेष निकाल लेंगे जो भी कैपिटल का अंतर है। तो साझेदारी में फिलहाल के लिए इतना ही। क्लास को नेक्स्ट में देखेंगे जल्दी। थैंक यू वेरी मच।